हेलो एवरीवन, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूँ रोहित और आपका अपने यूट्यूब चैनल वे टू ज्ञानशाली में स्वागत करता हूँ। जैसे कि हमने आपसे कहा था, हम यूपी जीआईसी मेंस पॉलिटिकल साइंस क्वेश्चंस पर फोकस रखेंगे और इन महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को डिटेल में जानेंगे जिसकी मेंस में आने की संभावना ज़्यादा होगी। और हम ये भी आपको क्लियर कर दें, अब हम दूसरे या तीसरे दिन हर एक वीडियो डालेंगे जिसमें प्रत्येक वीडियो में क्या होगा, 4 से 5 क्वेश्चंस के आंसर विद एक्सप्लेनेशन होगी उसमें। और याद रखें, पेपर तक आते होपफुली हमें ये आशा है कि 40 से 50 क्वेश्चन आपके क्लियर हो पाए जो सिलेबस को कवर करते हो। इससे ही जुड़ी आज की हमारी जो वीडियो होगी, इसके अंदर भी हमने 4 क्वेश्चन पर डिटेल में डिस्कस किया है। और आपको जो भी इस समय समस्या है या कोई भी और क्वेरी या कोई क्वेश्चन और हो तो कमेंट सेक्शन में जाकर के हमसे पूछ सकते हैं। चलिए फिर हम शुरू करते हैं। अब हम अपने पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा जो इंडियन पॉलिटी से जुड़ा हुआ है। पहले क्वेश्चन की बात करें तो ये क्वेश्चन है, भारतीय प्रस्तावना के संबंध में समाजवाद शब्द की प्रासंगिकता, यानी कि जो सोशलिस्ट वर्ड हमारी प्रेम्बल के अंदर शामिल किया गया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की प्रेम्बल के अंदर, उसके रिलेवेंस को आप बताइए। ठीक है, ये क्वेश्चन मैं आपसे क्यों कर रहा हूँ उसको भी आगे बताऊँगा, ऐसा क्यों हम इस क्वेश्चन को कर रहे हैं। फिर दूसरा ही इससे ही जुड़ा हुआ क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना के आर्थिक सिद्धांत पक्ष को बताइए। या तो आर्थिक सिद्धांत कहें या पक्ष कहें, यानी कि क्या हमारी इंडियन प्रियम्बल के अंदर कोई आर्थिक सिद्धांत भी दिया गया है, उस पर हम चर्चा करेंगे। तीसरा क्वेश्चन होगा, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के आर्थिक सिद्धांत पर होने वाली चर्चा के इतिहास का वर्णन करें। ठीक है, अब ऐसा हम धीरे धीरे आपको क्लियर कर देंगे कि ये क्वेश्चन आने की क्यों संभावना है, उसका भी रीजन हम बताएंगे। मगर हम जब इस क्वेश्चन को डिटेल में चर्चा कर रहे हैं तो हम देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में क्या समाजवाद को लेकर के कोई डिबेट हुआ। फिर हम इसका इतिहास देखेंगे जो हमारा कब का है, आज़ादी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के लागू हो जाने के बाद, यानी 1950 के बाद। फिर हम वर्तमान की स्थिति को जानेंगे कि वाकई में ही समाजवाद शब्द का रिलेवेंस आज हमारे लिए है या नहीं है। देखो, मैं आपको हिंट दूंगा, आप इतना से पढ़कर ही अपना दिमाग चलाइएगा। जितना आप अपना दिमाग चलाएंगे उतना ज़्यादा मेंस में अच्छा क्वेश्चन लिख पाएंगे। तो हम इसकी आंसर की शुरुआत करते हैं। देखो, ये क्वेश्चन हम इसलिए जोड़ रहे हैं, क्या होता है हमारी राज्यसभा के अंदर, ठीक है, राकेश सिन्हा कौन है, बीजेपी के सांसद हैं राज्यसभा के अंदर। तो क्या होता है, इन्होंने डिमांड उठाई कि हमारी प्रेम्बल में 42वें अमेंडमेंट के तहत, 42वें संशोधन के तहत जो 1976 में हुआ, इंदिरा गांधी के द्वारा समाजवाद शब्द और धर्मनिरपेक्ष शब्द जोर जबरदस्ती से जोड़ा गया, जल्दबाजी में जोड़ा गया। इसकी हमारे संविधान में कोई ज़रूरत नहीं थी, या कहें इंडियन प्रियम्बल में कोई ज़रूरत नहीं थी। इन्होंने ये राज्यसभा में कहा। ठीक है, राज्यसभा वरिष्ठों का वो है मंच, वो ठीक है, वहाँ पर इन्होंने कहा। फिर ये क्या होता है, एक और घटना सुनाई देती है, दिखाई देती है, वो थी कॉन्स्टिट्यूशनल थीम कैलेंडर 2020। देखो, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को लागू हुए 70 साल हो चुके थे और हमारा जो सचिवालय है, लोकसभा सचिवालय है, उसने क्या किया, कॉन्स्टिट्यूशन थीम पर एक कैलेंडर जारी किया। देखा, आप किसी गवर्नमेंट ऑफिस में काम करते हैं, प्राइवेट ऑफिस में अपने पूरे साल का एक कैलेंडर निकालता है ना, वैसे ही लोकसभा सचिवालय को एक काम दिया गया। उन्होंने कैलेंडर की थीम चुनी और थीम पर प्रत्येक की फोटो थी। तो क्या हुआ, जब उस कैलेंडर की जैसे 12 मंथ हुए तो प्रत्येक मंथ की कुछ विशेषता, हमारे संविधान की विशेषता उस कैलेंडर पर छापी। मगर होता क्या है, उन्होंने हमारी जो मेन आत्मा है, हमारे संविधान की मेन आत्मा क्या है, प्रियम्बल, प्रस्तावना को शामिल ही नहीं किया। यानी कि ये विवाद फिर खड़ा हो गया। कहीं ना कहीं बीजेपी गवर्नमेंट या कहें मोदी सरकार हमारी प्रेम्बल को अनदेखा कर रही है। वह जवाहरलाल नेहरू द्वारा हमारे संविधान में रखे गए ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन 1946 उद्देश्य संकल्प 1946 को नज़रअंदाज कर रही है, जिस पर संविधान सभा में चर्चा हुई। क्योंकि उनका मानना है हमारे संविधान के अंदर समाजवादी शब्द नहीं होना चाहिए, सोशलिस्ट शब्द नहीं होना चाहिए, सेकुलर शब्द नहीं होना चाहिए, धर्मनिरपेक्ष शब्द नहीं होना चाहिए। तीसरा वर्ड था, आपको पता है, अखंडता। अखंडता को लेकर के उनका कोई भी मतभेद
भेद नहीं है, वो अखंड भारत की तो बात वैसे ही करते हैं। इसलिए वो कहते हैं कि हमें इन दो शब्द को हमारी भारतीय प्रस्तावना के अंदर से हटा देना चाहिए। इसलिए हमने इस क्वेश्चन को आपके सामने रखा है, ठीक है। अब क्या होता है, जब हम कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली की बात करते हैं, ठीक है, जो हमारी संविधान सभा थी, जब प्रस्तावना रखी गई यानी इसका उद्देश्य संकल्प रखा गया नेहरू जी के द्वारा, कहाँ से प्रभावित होकर के, अमेरिकी संविधान से प्रभावित होकर के। तो क्या होता है, जब प्रेम्बल को रखा गया तो क्या हुआ, लगभग 40 अमेंडमेंट आए इस पे कि हमारी प्रस्तावना में लगभग 40 संशोधन होने चाहिए, ठीक है। उस 40 संशोधनों में जब समाजवादी शब्द की बात आई कि हाँ, या कहें समाजवादी शब्द की ना बात आकर के ये बात आई कि हमारी प्रस्तावना का प्रेम्बल में देश का कोई आर्थिक स्ट्रक्चर, आर्थिक सिद्धांत, थ्योरी या विकल्प या कहें विचार होना चाहिए। तो वहाँ पर क्या होता है, केटी शाह, ठीक है, संविधान सभा के मेंबर थे केटी शाह, इन्होंने क्या कहा कि हमारी प्रस्तावना के अंदर हमें 3 शब्दों को शामिल करना होगा। पहला सेकुलर, ठीक है, दूसरा सोशलिस्ट, तीसरा फेडरलिस्टेड। देखो वर्तमान में अगर देखें तो सेकुलर वर्ड आज भी हमारे संविधान की प्रस्तावना में शामिल है, सोशलिस्ट वर्ड आज भी शामिल है, फेडरलिस्टेड तो आज भी शामिल नहीं है। मगर हमारा फोकस क्या रहेगा, सोशलिस्ट वर्ड पर रहेगा कि केटी शाह ने, याद रख रहे हो, इंदिरा गांधी ने 1976 में जोड़ा समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष शब्द। मगर होता क्या है, केटी शाह जो संविधान सभा के मेंबर थे उसी समय डिमांड कर देते हैं कि हमारी संविधान में की प्रस्तावना में सोशलिस्ट समाजवाद शब्द होना चाहिए, ठीक है। फिर अगले व्यक्ति की हम बात करें तो वो थे मौलाना हसरत मोहानी। मौलाना हसरत मोहानी को आप याद कैसे करेंगे, देखो जो इंकलाब जिंदाबाद का नारा आप सुनते हैं ना, वो गढ़ने वाले ये कवि मौलाना हसरत मोहानी ही थे, जिसे बाद में सुखदेव, राजगुरु, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद जैसे लोगों ने, हमारे क्रांतिकारी लोगों ने यूज़ किया। वो मौलाना हसरत मोहानी ने ही दिया था और ये भी संविधान सभा के मेंबर थे। इनका क्या कहना था जरा जान लेते हैं। जैसे आपने कोल्ड वार के समय एक शब्द सुना होगा, एक ग्रुप सुना होगा, यूएसएसआर, आपको पता चल गया होगा यूएसएसआर यानी कि जो रूस के अंडरटेकिंग में एक ग्रुप था, जो द्विध्रुवीकरण में जो दुनिया बटी हुई थी, एक यूएसएसआर दूसरा यूएसए। तो यूएसएसआर की तर्ज पर ही क्या हुआ, हसरत मोहानी क्या कहते हैं, हमारी संविधान सभा में हमें भारत को यूआईएसआर घोषित करना चाहिए, किसके अंदर, इंडियन प्रेम्बल के अंदर। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसकी डेफिनेशन क्या हुई, यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक है, यूनियन ऑफ यानी कि भारत राज्यों का संघ, ठीक है, यूनियन ऑफ इंडिया सोशलिस्ट रिपब्लिक। देख आ गया ना वर्ड यहाँ पर, देखा सोशलिस्ट रिपब्लिक वर्ड। हसरत मोहानी ने भी ये मांग रखी कि हमें अपने कॉन्स्टिट्यूशन के प्रेम्बल के अंदर, आत्मा के अंदर, सार के अंदर सोशलिस्ट वर्ड को शामिल करना चाहिए, यानी कि आर्थिक सिद्धांत को शामिल करना चाहिए। तो ये था आपका डिबेट। अब इस पे जब हम बड़ी बात करते हैं, दो प्रमुख व्यक्ति की, देखो जब भी संविधान सभा की बात हो या कॉन्स्टिट्यूशन डिबेट की बात हो तो दो बड़े व्यक्ति को जरूर याद रखना उस समय के, एक थे अंबेडकर और एक नेहरू। देखो इन दोनों का ही व्यू भी आप अपनी जब क्वेश्चन आए तो उस पर देना। अंबेडकर और नेहरू का ये मानना था कि हम अभी भारत का निर्माण करने जा रहे हैं, जो भारत की आत्मा है वो संविधान सभा में बसी है, और संविधान सभा ये कार्य करेगी आने वाले दिन के लिए एक ऐसा संविधान दे करके जाए जिसमें वह अपने देश का संचालन कर सके। मगर होगा क्या, हम ये आने वाली जनता पर छोड़ते हैं कि वह कौन सा संसाधन या कहीं कौन सा आर्थिक सिद्धांत अपनी प्रेम्बल में शामिल करेंगे। इसलिए नेहरू ने भी ये कहा कि मैं तन मन धन से पूरी तरीके से समाजवादी हूँ, और आपको पता ही है नेहरू समाजवादी थे, मगर मैं अभी इसके पक्ष में नहीं हूँ कि हमारे प्रेम्बल के अंदर किसी एक, क्या कहें, किसी एक आर्थिक सिद्धांत को शामिल किया जाए। हो सकता है नेहरू और अंबेडकर के पीछे यहाँ पर लॉजिक ये हो, कहीं कोल्ड वार चालू हो रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि हमें समाजवाद वर्ड उस समय शामिल कर दें तो हम यूएसए जैसे देशों से, वेस्टर्न कल्चर या कहें वेस्टर्न देशों से सुविधा ना ले पाएँ। इसलिए इन्होंने, मुझे ऐसा लगता है, एज्यूम हम कर सकते हैं कि नेहरू और अंबेडकर ने सोचा होगा कि हमें अभी आर्थिक सिद्धांत को अपनी प्रेम्बल में नहीं देना है, ठीक है। तो ये था डिबेट हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का। अब हम आगे बात करते हैं। देखो
जब क्वेश्चन आएगा तो आपको बताना है कि भारत एक मिक्स इकोनॉमी है, तो मिक्स इकोनॉमी को कैसे बताएंगे। 3 एग्जाम्पल आप वहाँ पर देंगे। यूएसए का, यूएसए कैपिटलिस्ट स्टेट है, यानी कि पूंजीवादी राज्य है। देखो पूंजीवादी राज्यों की एक विशेषता होती है, जरा आप ध्यान देंगे ना, यूएसए की प्रेम्बल से हम वहीं से प्रभावित हुए। वहाँ पर लिबर्टी की तो बात की गई वहाँ, मगर कहीं भी इक्वालिटी वर्ड की बात नहीं की गई है, याद रखना, इसलिए वो पूंजीवादी है। ठीक है, हम क्या है, हम एक मिक्स इकोनॉमी है। मिक्स इकोनॉमी किसकी बात करती है? मिक्स इकोनॉमी बात करती है, हम लिबर्टी को भी उतना ही महत्व देते हैं और इक्वालिटी को भी। तो हमारी प्रस्तावना को जरा ध्यान से देखना तो आपको पता चल जाएगा, हमारी प्रस्तावना में उस समय समाजवादी शब्द नहीं जोड़ा गया, मगर हम लिबर्टी को भी उतना महत्व रखते हैं और इक्वालिटी को भी, जिसे फ्रांस से हमने लिया। तो ये क्या था, एक मिक्स इकोनॉमी थी हमारी उसी समय, सोशलिस्ट विचार था उसी समय, मगर हमने स्पेशली कोई आर्थिक सिद्धांत वहाँ नहीं दिया था। फिर हम कम्युनिस्ट कंट्री की बात करते हैं, चाइना। तो तीनों की देखो, मैं यहाँ पर डिटेल में नहीं बताऊंगा, हमने ना पूरे YouTube पर आप देख लेना, कहीं भी जितना डिटेल में हमने आपको प्रेम्बल बताई थी हमारे चैनल पर, जब मैंने स्टार्ट किया था अपना चैनल, तो सबसे पहले हमने प्रेम्बल के अंदर ही 4-5 वीडियो बनाई है, बहुत डिटेल में बात की है, क्योंकि हम अपनी प्रेम्बल को कॉन्स्टिट्यूशन का सार कहते हैं, अपने देश का सार कहते हैं, हमारी खुद की और आपकी आत्मा का सार कहते हैं। तो देखना उस वीडियो को, आप अगर उस वीडियो को देख लेते 3-4 वीडियो को, चाहे स्किप करके देखना, मगर इतनी महत्वपूर्ण है, चाहे इंटरव्यू में क्वेश्चन आए, चाहे मेंस में आए, चाहे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आए, अगर वो आपको देख लेते हैं उस वीडियो को, तो कभी भी आप नहीं भूलेंगे कि हमारी देश की आत्मा को आप नहीं जानते। ठीक है, तो मैं यही आशा करूंगा, यहाँ तो मैं बहुत तेजी से जल्दी बता रहा हूँ आपको, आप उस वीडियो को जरूर देखना। मैं डिस्क्रिप्शन लिंक उसका बॉक्स में डाल रहा हूँ, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रहा हूँ। और क्या होता है फिर, जब हमारा संविधान लागू हो जाता है, उस समय हमारे संविधान में प्रेम्बल में क्या समाजवाद शब्द को नहीं जोड़ा गया। फिर क्या होता है, 42वां संविधान संशोधन। देखो 42वें संविधान संशोधन में होता क्या है, ये कर दिया जाता है इंदिरा गांधी के द्वारा, हमारे संविधान में 3 वर्ड को शामिल किया जाता है। कौन कौन से 3 वर्ड को? समाजवाद, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। तो ये हुआ कि पहली बार हमारी प्रस्तावना के अंदर विवाद होता है, और उस विवाद को क्या करते हैं, हमारे राज्यसभा के जो सांसद है राकेश सिन्हा उठाते हैं कि इंदिरा गांधी ने जो 42वां संविधान संशोधन कर ये 3 वर्ड शामिल किए, उसमें 2 वर्ड जो हैं विवादित हैं, उन्हें हमें निकालना होगा। फिर क्या होता है, अब आपके पास एग्जाम्पल भी रिलेवेंट होना चाहिए कि आप अगर पक्ष कह रहे हैं कि हमारी संविधान जो है, उस संविधान में हम क्या करें, समाजवाद मानते हैं, हम अपने आप को समाजवादी मानते हैं, मिक्स इकोनॉमी मानते हैं, तो उसका एग्जाम्पल भी दीजिए। देखो हमारे देश में औद्योगिक नीति को देखें, औद्योगिक पॉलिसी को देखें, तो हमारे यहाँ प्राइवेट उद्योग भी होते हैं, सरकारी उद्योग भी होते हैं और मिक्स उद्योग भी होते हैं। जैसे सरकार मिलकर के और प्राइवेट कंपनी मिलकर के चलाई जाती है, और साथ ही साथ जो कुछ ऐसे हमने यहाँ अपने यहाँ क्षेत्र भी घोषित कर दिए हैं, उद्योग भी घोषित कर दिए हैं, जैसे परमाणु हो गया, नशे के पदार्थ हो गए, दवाई हो गई, या कहें रक्षा उपकरण बनाने होंगे, या बिजली से संबंधित कार्य होंगे, उसके लिए सरकार से लाइसेंस भी लेना पड़ता है। और हमने कैटेगरी वाइज भी बता रखा है कि किस किस क्षेत्र में प्राइवेट कंपनियां खुल सकती है, किस में नहीं। तो ये क्या पता चलता है, ये हम एक क्या है, हमारा देश जब आर्थिक संसाधन या आर्थिक सिद्धांत की बात की जाए ना, तो हमारी सरकार आदेशात्मक भी होती है और निर्देशात्मक भी होती है, यानी कि आदेश भी देने वाली स्थिति में होती है, निर्देशात्मक भी। अब क्या होता है, आदेश वाली कौन सी देश होते हैं, जैसे कम्युनिस्ट, पूरा रोल होता है वहाँ पर, राज्य पर कंट्रोल किसका होता है, चाइनीज़ का, हम देखें कम्युनिस्ट सरकार का। फिर हम देखें कैपिटलिस्ट में पूरा खुला बाजार होता है, ठीक है, वहाँ पर निर्देशात्मक भूमिका में होती है। मगर हम भारत में देखें, भारतीय सरकार निर्देशात्मक और आदेशात्मक दोनों ही स्थिति में होती है। फिर हम कुछ एग्जाम्पल भी बताएंगे क्यों हमारा देश की जो प्रेम्बल के अंदर समाजवादी शब्द को शामिल किया गया, उसके लिए हम उस तरह की नीतियाँ भी अपनाते हैं, जैसे मनरेगा हो गई, डीबीटी होगी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र हो गई, एमएसपी होगी जैसे किसानों को दिया जाना, पीडीएस हो गई, हम राशन प्रणाली की बात करें, कोविड वैक्सीन होगी, हमने फ्री में कोविड वैक्सीन लगाई पूरे देश के अंदर, पूरे वर्ल्ड में ऐसा भारत में हो। फिर उज्ज्वला योजना देखे तो कोई भी सरकार आए हमारा देश में, चाहे कोई ये कहे कि हमें समाजवादी शब्द को हटाना चाहिए, नहीं,
अभी भी जब हम मिक्स इकोनॉमी की बात करते हैं वो समाजवाद की ही बात करते हैं, जो अपने साथ लिबर्टी की साथ को भी साथ लेकर चलता है और इक्वालिटी की, दोनों में मध्यस्थता लाता है, दोनों में बैलेंस करता है। तो यही समाजवादी रूप हमारा है। और एग्जाम्पल की बात करें 2014 में सामाजिक दायित्व कंपनी अधिनियम, देखो सामाजिक दायित्व कंपनी अधिनियम क्या है, इस अधिनियम में यही कहा गया जो हमारे देश में प्राइवेट कंपनियां हैं, सरकारी कंपनियां हैं, वो क्या करेंगी, जो अपनी सकल पूंजी होगी या सकल लाभ होगा, पूरा ग्रोस बेनिफिट होगा जो लाभ उन्हें हुआ, उसका 2% देश के विकास में लगाएंगे, देश के सामाजिक विकास में लगाएंगे। जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, इन सभी सेक्टर पे, या रोड हो गए, जो मूलभूत या भोजन हो गया, उस पर ये कंपनियां खर्च करेंगी। तो ये क्या है, सरकार यहाँ पर आदेश दे रही है एक एक्ट बना करके जो संसद में पास किया गया। कैपिटलिस्ट देशों में ऐसा नहीं होता। तो ये क्या है, भारत वाकई में ही, चाहे कुछ भी हम बात करते रहे, भारत एक समाजवादी देश है। और इसकी जब आगे और चर्चा करें या जब कंक्लूजन मान लें, जो हम देखें, जब हमारा संविधान के बाद कुछ विवाद हमारे यहाँ हुए डीपीएसपी को लेकर के और फंडामेंटल राइट्स को लेकर के, तो ये कहा गया जो हमारे संविधान का डीपीएसपी में 39 बी और सी है, यानी 39 बी और सी आर्टिकल है, अगर सरकार भारत में पूरी तरीके से लागू कर देती है, जहाँ पर क्या है, धन के विकेंद्रीकरण को बढ़ावा देना, यानी कि धन का केंद्रीकरण रोकना है, देश के संसाधनों को इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना है हमारे गरीबों में, हमारे किसानों में, हमारे पिछड़े लोगों में, दलितों में, महिलाओं में, तो हमारे देश में वाकई में ही स्वर्ग आ जाएगा, यानी कि हमारा देश खुशहाल बन जाएगा। तो क्या है, खुशहाल बनने का आइडिया क्या है, जहाँ पर सरकार कुछ कदम उठाएगी धन के केंद्रीकरण को रोकने के लिए। धन के केंद्रीकरण के रोकने के लिए क्या करती है सरकार, टैक्स लगाती है। जैसे ये एक्ट बनाया 2% खर्च करेगी। हम क्या करते हैं, संसाधनों का यूटिलाइज सभी में करते हैं। जैसे संपत्ति होगी ना, तो उसके लिए पीडीएस सिस्टम हो गया, ठीक है, एमएसपी होगी किसानों को। तो ये क्या है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। तो ये क्या है, समाजवादी देश की ही विशेषता है। फिर आगे बात करें, जब हम अपने संविधान के आधारभूत ढांचे की बात करते हैं, बेसिक स्ट्रक्चर की बात करते हैं, ये कॉन्सेप्ट केशवानंद भारती मुकदमे में आता है। तो क्या होता है, मिनर्वा मिल्स मामला आता है। मिनर्वा मिल्स मामले में क्या होता है, इस मामले में यह कहा गया कि हमारे देश के अंदर जो फंडामेंटल राइट्स हैं और डीपीएसपी हैं संविधान के अंदर, वो क्या करते हैं, हमारे देश में अपनी नीतियों के द्वारा या अपने स्ट्रक्चर के द्वारा या अपने सिद्धांतों के द्वारा क्या करते हैं, समाजवाद को ही लागू करने का काम करते हैं। या दूसरे शब्दों में कहें, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं और डीपीएसपी हैं, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, वो समाजवाद को कायम करते हैं, लागू करते हैं। देखो, ये था जुड़ा हुआ पहला क्वेश्चन, जिसमें हमने जान लिया कि क्यों भारतीय संविधान का आर्थिक सिद्धांत प्रस्तावना के अंदर दिया गया है और क्यों संविधान प्रस्तावना के अंदर जो समाजवाद शब्द है उसकी प्रासंगिकता हमारे लिए बरकरार है। मैं यही कहूँगा, अगर बहुत ज़्यादा डिटेल में जानना है तो हमारी वीडियो जो है, पुरानी वीडियो प्रेम्बल पे बनाई है, उसे ज़रूर देखिएगा। आपको एक चीज़ सुनेंगे, आपको 10 चीज़ खुद से याद आएंगी, आपका दिमाग खुद चलेगा। अब हम अपने दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो हमारी इंडियन पॉलिटी से ही और प्रेम्बल से ही जुड़ा हुआ है। वो है भारतीय प्रस्तावना के संबंध में पंथ निरपेक्ष शब्द की प्रासंगिकता, यानी कि जो सेकुलर वर्ड है उसका क्या रिलेवेंस हमारे लिए है। देखो, ये भी वही विवाद है जो हमने आपसे कहा कि राकेश सिन्हा वाला और कॉन्स्टिट्यूशन थीम कैलेंडर वाला, तो ये भी वहीं से ही जुड़ा हुआ है। तो अब हम इस पे जो मेन मुद्दे हैं, तो आप कैसे इसका आंसर देंगे, पहले तो आप धर्मनिरपेक्ष और पंथ निरपेक्ष के अंदर वहाँ पर बताएंगे कि धर्मनिरपेक्ष और पंथ निरपेक्ष में अंतर क्या होता है। ये सब आप देखेंगे, हमारी पुरानी वीडियो में हमने डिटेल में उसके अंदर बताया, हम डिस्क्रिप्शन लिंक उसमें डाल देंगे लिंक उसका। फिर क्या होता है, जब कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली थी उसमें डिबेट होता है, तो क्या होता है, हरि विष्णु कामत थे, वो क्या कहते हैं कि हमारे संविधान की प्रस्तावना में हम भारत के लोग की जगह क्या शामिल किया जाना चाहिए, हम ईश्वर के लोग, वी द पीपल ऑफ गॉड, यानी भगवान के लोग। फिर हम दूसरे व्यक्ति की बात करें, वो थे पंडित गोविंद मालवीय। पंडित गोविंद मालवीय का कहना था, जो पंडित गोविंद मालवीय से आपको याद चल रहा होगा कि मालवीय नाम से और भी एक व्यक्ति का नाम सुना होगा, या
मदन मोहन मालवीय जी के ही बेटे थे, पंडित गोविंद मालवीय। ये बीएचयू के शायद वीसी भी रहे हैं, ठीक है। तो इन्होंने का क्या कहना था, इनका ये कहना था कि हमारे संविधान की प्रस्तावना में हमें परमेश्वर शब्द को शामिल करना चाहिए। हम सब एक ही परमेश्वर की आत्मा है या उनके बच्चे हैं, ठीक है। फिर ब्रजेश्वर प्रसाद कहें या फिर अंबेडकर कहें या फिर हम कहें नेहरू कहें, इनका जो व्यू था, हमारा पॉइंट ऑफ व्यू था, इन्होंने क्या कहा, हमारे संविधान की प्रस्तावना में ये शब्द शामिल करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारा देश एक ऐसा देश है जो मल्टी कल्चर, मल्टी रिलीजन, मल्टी कास्ट या डिफरेंट वैरायटी वाला, डाइवर्सिटी वाला देश है। तो हमें किसी एक स्पेसिफिक वर्ड को शामिल नहीं करना चाहिए, बल्कि हम भारत के लोग ही सही रहेगा। क्योंकि इसको और अच्छे से क्लियर करने के लिए मैं ये कहूँगा, जो हमारे पहले उपराष्ट्रपति थे उनकी लाइन को हमेशा याद रखना, मैं भी हमेशा याद रखता हूँ। वो थे राधाकृष्णन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इनका कहना था कि हमारे संविधान की जो प्रस्तावना है, या कहें हमारा जो संविधान है, वो सभी धर्मों के सार, यानी कि सभी जो जितने भी भारत में धर्म है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी, उन सभी धर्मों के सार मानव धर्म में विश्वास करता है। तो ये भी इनका सही था कि हमने उस समय बिल्कुल भी किसी ईश्वरीय शब्द का शामिल नहीं किया, परमेश्वर को शामिल नहीं किया, ठीक है। इसको ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, इसका याद रखने का तरीका ये है, जब आप देखेंगे ना पूरे साउथ एशिया में सेकुलर राष्ट्र कोई है, तो आपको नजर आएगा केवल पूरे साउथ एशिया के अंदर, यानी कि पाकिस्तान, भारत, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, इंडिया, इन सब के अंदर देखें तो भारत एकमात्र देश है जिसकी प्रेमबल के अंदर सेकुलर वर्ड को शामिल किया गया, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र को शामिल किया गया। बस केवल हाल ही में 3-4 साल पहले, शायद 2016 में क्या होता है, नेपाल के अंदर ही शामिल किया गया कि वह भी हिंदू स्टेट नहीं रहा, अब सेकुलर स्टेट बन गया है। क्योंकि वहाँ पर क्या हुआ, कम्युनिस्ट सरकार आ गई, और वो कम्युनिस्ट सरकार का प्रभाव था चाइना की तरफ से, ठीक है। तो ये भी आपके लिए एक फैक्ट हो गया। तो अब राधाकृष्णन ने ये कहा, और उसको और मजबूती देता है कि भारत में क्यों इन सब ईश्वरीय शब्द को, परमेश्वर को शामिल नहीं किया गया, कि हम एक सेकुलर कंट्री हैं, ठीक है। और सेकुलर कंट्री को आपको ध्यान देना है, 42वें संविधान संशोधन में ही उसे शामिल यहाँ कर लिया जाता है, और उससे पहले भी हमने शामिल ना किया हो तो हमारे कुछ मौलिक अधिकार हैं 24 से 28 के बीच। वो क्या कहते हैं, हमारे जो 25 से 28 के बीच, यहाँ 25 कर लेना, मैंने यहाँ पर 24 लिखा हुआ है, 25 से 28 के बीच जो हमारे मौलिक अधिकार है वो धार्मिक आज़ादी से जुड़े हुए हैं। अगर 25 की बात करें, वो इंडिविजुअल लेवल की बात करते हैं, यानी कि आपके और मेरे स्तर पर हमें धार्मिक आज़ादी है। फिर 26 की बात करें तो वो क्या कहते हैं, हमारे और आपके बीच किस आधार पर, हमारी जो संस्थाएं हैं, उनके समूह है, उसके आधार पर आज़ादी है। फिर हम बात करें 26 के आधार पर तो सामाजिक स्तर पर, समाज के स्तर पर बात करते हैं। फिर 28 की बात करें, स्टेट के स्तर पर बात करते हैं कि भारत के अंदर कैसे देश को चलाना होगा, धार्मिक आज़ादी देनी होगी, कहाँ पर हमें अपने पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को, जो सभी धर्मों के सार हैं, उसको आगे भी फॉलो करना होगा, ठीक है। और हम बात करें, इसके लिए हम एग्जाम्पल भी यहाँ रख सकते हैं, जैसे हमारी सरकार भी धर्मनिरपेक्ष है। और धर्मनिरपेक्ष किस लिए है, जब हमने ये शब्द शामिल कर दिया तो वो यही कहती है कि हम इंडिविजुअल लेवल की बात करें, समाज की बात करें, स्टेट की बात करें, हम सब सेकुलर हैं। मगर क्या है, हम इस तरीके से सेकुलर हैं कि हम दूसरों के धार्मिक कार्यों में भी उनका हाथ बटा सकते हैं। जैसे हज सब्सिडी सरकार देती है, ननकाना साहिब, अभी आप देख रहे होंगे कि पहला जत्था कहाँ गया, पाकिस्तान में ननकाना साहिब गया। मेलों का आयोजन होता है भारत में, जैसे कुंभ मेला हुआ, ये सब मेलों के आयोजन में भी सरकार वहाँ पर व्यवस्था कराती है। या देखें दिल्ली की बात करें कि हाल ही में आपने न्यूज़ में देखा होगा, मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के तहत क्या है, ट्रेन में कुछ लोगों को, उनका सफल संचालन के लिए वहाँ जो हमारे अच्छे खासे भगवान से जुड़े हुए स्थल हैं वहाँ पर भेजा गया दिल्ली सरकार के द्वारा, जो अयोध्या गए थे, ठीक है। तो ये क्या है, हमारा जो संविधान है और जो हमारी सरकार का धर्म है वो सर्वधर्म समभाव है, जिसके आधार पर हम एक सेकुलर कंट्री है। और सबसे बड़ी बात, ये मोहर कब लगती है, ये मोहर हमारी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी लगाई जाती है। जब SR बोम्बैया केस जो 1994 में आता है, उन्होंने क्या कहा
कि जो धर्मनिरपेक्ष शब्द हमारी प्रेमबल के अंदर है वो क्या है, हमारी संविधान का आधारभूत स्ट्रक्चर है, उसे चेंज नहीं किया जा सकता है। तो आपको पता चल गया कि हमने 2 क्वेश्चन पॉलिटी की बात करी कि क्यों हमारे देश के लिए आज भी धर्मनिरपेक्ष सेकुलर वर्ड का भी उतनी प्रधानता है जितना कि समाजवाद। तो आप समझ गए होंगे। आपको कोई डाउट्स हो, कोई क्वेश्चन तो हमसे पूछेगा। अब हम 2 क्वेश्चन तो हो गए, 2 क्वेश्चन दूसरी वीडियोस के लिए बनाते हैं। तब तक के लिए आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। जो दूसरी वीडियो होगी वो भी हम 1 घंटे के अंदर डाल देंगे।